Hello all. I hope you all are doing well. So today we have with us is Atul Sharma, AIR1. So I don't think so मुझे उनकी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है. वो खुद अपनी इंट्रोडक्शन देंगे एंड आई थिंक सो आप लोगों को कोई कोई को याद होगा कि मैं लास्ट ईयर उनके चैनल में इंटरव्यू दी थी वी लर्न हेयर. तो आज मैं उनकी इंटरव्यू ले रही हूँ 1 साल बाद. सो लेट्स स्टार्ट. अतुल सर प्लीज. बिल्कुल। अतुल शर्मा जैसा आप सब जान रहे हैं, मैं मंडी से हूँ, हिमाचल प्रदेश से। और मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड, आई हैव डन बीटेक मैकेनिकल जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर से। उसके बाद आईएफएम भोपाल है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। वहाँ से मैंने पीजी किया है डेवलपमेंट मैनेजमेंट में। उसके बाद 2 साल जॉब करी एज अ मैनेजर सीएसआर इन एमपी फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और उसके बाद से एनवाईकेएस में मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर के पोस्ट पर हूँ। 3 साल से 3 सवा 3 साल हो गए और अब आरबीआई ज्वाइन करूंगा। ग्रेट. सो अतुल सर अब अपनी आरबीआई की जर्नी बता सकते हो मीन्स ये कौन सा अटेम्प्ट था एंड आपने 0.5 से रह गए थे आप अपने लास्ट अटेम्प्ट में मीन्स जो आपने लास्ट अटेम्प्ट दिया था एंड इस बार आप AIR1 ये कैसे ये ड्रास्टिक चेंज कैसे. हाँ, ओवरऑल मेरा ये फोर्थ अटेम्प्ट था और सीरियस अटेम्प्ट देखेंगे तो सेकंड अटेम्प्ट था। 2018 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था चेक करने के लिए कि किस टाइप का एग्ज़ाम होता है। तो उस समय भी मेरा 0.25 से मेंस क्लियर नहीं हुआ था। 201 मार्क्स थे, 201.25 मेंस का कट ऑफ था। तो ठीक है, मतलब उतना कोई दुख नहीं था क्योंकि उतना प्रिपेयर्ड नहीं था। फिर 2019 में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया 0.5 से। 2021 में दिया लेकिन कोविड की वजह से फेज 2 और उसके बाद 2023 में ये रहा। इस बार जो मेजर चेंज आया वो लेडी लक रहा मेरे साथ। फरवरी में शादी हो गई तो कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू। तो लेडी लक रहा और उसी ने पुश भी किया एग्जाम देने के लिए, वरना मैं तो अपनी कंफर्ट जोन में घर से 100 किलोमीटर दूर भला मजे में था। बट वही उसने पुश किया 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 और फिर हो ही गया। चलिए बढ़िया. हम एग्जाम की बात शुरू करते हैं जैसे फेज 1. तो आपने आपकी तो खुद की चैनल है वी लर्न हेयर. यहाँ पे बहुत लोग मेरे चैनल के लोग बहुत लोग जानते होंगे जो मुझे फॉलो करते हैं. मैंने बहुत जगह आपका नाम लिया वी लर्न हेयर. ये मुझे बहुत हेल्प किया मेरे जर्नी में. तो आपने बहुत हेल्प किया सर. सो लेट मी नो कि आप कैसे अपने अपना कैसे सपोर्ट दिए मीन्स फेज 1 कैसे क्लियर किए फेज 2 एंड देन इंटरव्यू. सो वी विल स्टार्ट विद फेज 1. ओके, तो जैसे फेज 1 में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए है। तो क्वांट तो बेसिकली मैंने बीटेक के टाइम ही एक आर एस अग्रवाल बुक थी उसको फुल सॉल्व किया था। और रीजनिंग की भी एक बुक थी उसको फुल सॉल्व किया था, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो उसके बाद से बेसिक्स पूरी तरह क्लियर थे और बहुत ऐसा इशू क्वांट्स और रीजनिंग में नहीं था, बस प्रैक्टिस चाहिए रहती थी। तो वो मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस मॉक के मॉक टेस्ट से ही मैंने प्रैक्टिस करी। इंग्लिश के लिए एज सच अलग से प्रिपरेशन नहीं करी बिकॉज न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था, बिजनेस स्टैंडर्ड, वही आर्टिकल्स भी शेयर करता हूँ। तो वो पढ़ते पढ़ते ही उसी में इंग्लिश का हो जाता है, एज सच अलग से प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस के लिए अफेयर्स क्लाउड मैंने फॉलो किया, पीआईबी और न्यूज़पेपर जो बिजनेस स्टैंडर्ड है, बस तीन ही चीज़ फॉलो करी। इनके नोट्स भी बनाए अपने खुद के। और एक और इशू था वो यही था कि डीमोटिवेशन रहती है जनरली और एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आता है तो और ज़्यादा घबराहट होती है, प्रैक्टिस मॉक के मॉक में नहीं आ रहे एग्ज़ाम, वो मार्क्स नहीं आ रहे, तो ये सब इशू होते थे तब। मतलब इन जनरल मैं शेयर करता था घर पे तो वो सपोर्ट मिलता था वहाँ से। और साथ में मैंने अपने पुराने मैसेजेस रिविजिट किए हैं जो मैं उस समय लिखता था, तो वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरे थॉट प्रोसेस पे डालते थे कि हाँ भाई ऐसा होता है एस्पिरेंट, क्योंकि वो तो मैंने पुराने एक्सपीरियंस से लिखे थे जो 2019 का मेरा एक्सपीरियंस था। सेम वो ज्ञान वापस पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करके भी एक पॉजिटिविटी मिलती थी कि हाँ भाई जो भी होगा ठीक है, देखा जाएगा, एटलीस्ट एक अच्छी अपना तरफ से 100% दे के ट्राई तो करे। तो ये ओवरऑल फेज 1 के लिए मेरी अप्रोच रही। आपने सोचा नहीं कभी कोचिंग लेने का कि फेज 1 के लिए कोई कोचिंग ले लूं या फिर किसी सर के थ्रू किसी कोचिंग मटेरियल कुछ भी. 2019 में मैंने ऑप्ट किए थे कोचिंग मटेरियल और एक दो कोचिंग का जो पूरा मटेरियल देखा भी।
बट द थिंग इज़ कि मुझे उतना एज सच सेटिस्फेक्शन नहीं रहा उनके मटेरियल से। और मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोचिंग जो है वो हमारा जो पर्सपेक्टिव उसको लिमिट कर देता है, और उसके बाहर हमें जाने नहीं देता, एक चीज़। दूसरी चीज़, वो इतना ज़्यादा दुनिया भर का मुंह पे फेंक देंगे, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, तो बस उसी पढ़ने में ओवर बर्डन हो जाता है जो एस्पिरेंट है, वो उसी को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अब अगर मान लो मैं किसी कोचिंग को फॉलो कर रहा हूँ, साथ में मैंने कोई टेलीग्राम चैनल ऑप्ट किया हुआ है, तो मैं कोचिंग का तो पढ़ ही रहा हूँ। अगर कोई कोचिंग के साथ वी लर्न हेयर फॉलो कर रहा है, तो वो भी वहाँ बेचारा यहाँ भी पीआईबी के न्यूज़पेपर के पढ़ेगा, नोट्स बनाएगा, तो उतना कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने तो बिल्कुल ही लिमिट कर दिया कि कोई कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं। जो अफेयर्स क्लाउड है, ऑल्दो वो बल्कि है, बट उसको सेलेक्टिवली पढ़ा। और अपना पीआईबी और बिजनेस स्टैंडर्ड, ये मेरे जो प्राइमरी सोर्स थे, यही रहे। ये जो आपने सेलेक्टिवली पढ़ा तो उसको कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको थोड़ा कि क्या पढ़ा उसमें मतलब? अच्छा, जैसे इकोनॉमी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, यही चीज़ें मेजरली कवर करी। पीआईबी पढ़ता हूँ तो फाइनेंस, इकोनॉमी या सोशल इश्यूज, इन तीनों से रिलेटेड कोई भी पीआईबी आर्टिकल या न्यूज़ होगी, उसको कोई नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो उस पर फोकस करेंगे। कोई रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल या रिनाउंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। बिजनेस स्टैंडर्ड में भी यही चीज़ फॉलो करता हूँ। अफेयर्स क्लाउड में क्या है कि 4 महीने का फुल ऑन अफेयर्स क्लाउड पढ़ना है। उसमें भी, फेज़ 1 के लिए। हाँ, फेज वन के लिए। उसमें भी मैं जो लास्ट वाला पोर्शन है, डिफेंस, एनवायरनमेंट, आपका स्पोर्ट्स हो गया, ये सब छोड़ देता हूँ। बेसिकली अवार्ड एंड रिकॉग्निशन तक मैं पढ़ता था। उसके बाद सीधा कुछ एप्स का भी एक नया अब सेक्शन आता है उसमें, डिजिटल एप्स का। वो उसके बाद डायरेक्ट वहाँ पे जंप करके पढ़ता था, बाकी सब स्किप बीच का जो है। और फेज टू के लिए तो और ज़्यादा लिमिट हो जाता हूँ। कैबिनेट अप्रूवल्स हो गए, उसके बाद स्टेट न्यूज़ भी बहुत ही रेयर पढ़ता हूँ मैं फेज टू के लिए। कैबिनेट अप्रूवल्स के बाद एमओयूज हो गए, इंटरनेशनल विजिट्स हो गई, ये भी सेलेक्टिवली पढ़ने वाली चीज़ें हैं जिसमें जो इम्पोर्टेंट लगे इकोनॉमी, फाइनेंस या सोशल इश्यूज की तरफ से। रिपोर्ट्स और इंडिसेस का सेक्शन लगभग लगभग पूरा पढ़ना रहता है, उसमें बहुत ही कम रिपोर्ट्स या इंडिसेस होंगे जिनको हटाना है। और उसके अलावा इकोनॉमी एक सेक्शन है, और फाइनेंस न्यूज़ का सेक्शन है। ऑल्दो फाइनेंस न्यूज़ का सेक्शन अब बहुत बल्कि है, दुनिया भर के एमओयूज, हर बैंक के साथ एमओयूज कर रहा है, तो उतना ज़्यादा भी पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, तो उसको भी मैं छोड़ देता था। ऑल इन ऑल हार्डली लास्ट में सब काट पीट के फेज टू ओरिएंटेड 60 70 80 पेज ही होते थे। तो ओके। ये था। और फेज वन के लिए तो काफी ज्यादा था, तो उसको सिर्फ 4 महीने के लिए ही पढ़ता था। एंड ये क्वांट्स में कुछ-कुछ होते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मीन्स क्योंकि बहुत लोग कोई लोग वीक रहते हैं क्वांट्स में, सब उतने एक्सपर्ट नहीं रहते। सो आप कोई चैप्टर ऐसे रिकमेंड करना चाहोगे कि ये बेसिकली पढ़ के जाओ या ये पढ़ के जाओ, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स? कुछ क्वांट में, चैप्टर छोड़ सकते हैं? ओके। तो क्वांट में मेरा जो स्ट्रेंथ है हमेशा से डीआई रहा है, डेटा इंटरप्रिटेशन, कैलकुलेशंस करना मुझे कंपैरेटिवली इजी लगता है। तो डीआई पे मैंने जनरली रिलाई किया था, और किसी भी टाइप का डीआई आ जाए मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो इस बार भी मैंने डीआई अटेम्प्ट किया, एक डीआई किया अटेम्प्ट, वो हो गया। और उसके बाद सिंगल सिंगल क्वेश्चंस करे। इवन इस बार 3 डीआई आए थे, तो दूसरा डीआई भी मैं कर सकता था, बट मैं लास्ट में उस तक पहुंचा, तो उसका एक ही क्वेश्चन हो पाया, वो भी बहुत ही इजी डीआई था। तो डीआई मुझे कंपैरेटिवली इजी लगता है, क्योंकि जो सिंगल क्वेश्चंस है उनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है सॉल्व करने में, तो वो थोड़ा इशू रहता है। ओके। एंड कोई चैप्टर जो आप बोलना चाहोगे कि इसको छोड़ सकते हैं या फिर कुछ ऐसा सजेशन? चैप्टर्स एज सच, मतलब आपको अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से देखना चाहिए। कुछ लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन स्ट्रेंथ है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रॉफिट लॉस, और ये जो सिंगल वाले क्वेश्चन होते हैं, मेंसुरेशन और ये सब, उनके लिए वो स्ट्रांग होते हैं। तो अगर सिंगल क्वेश्चंस को आप स्ट्रेंथ मानते हैं तो सिंगल क्वेश्चंस पे आप फोकस करें। और अगर डीआई पे कर सकते हैं तो वो बेस्ट है, मतलब मेरे हिसाब से वो बेस्ट था, क्योंकि एक ही फार्मूला सॉल्व करके आपके सीधे 5
मार्क्स बच जाते हैं। तो ये अप्रोच थी मेरी। ओके, सो हम फेज टू की बात करते हैं। फेज टू में जी आप कैसे किए? उसके लिए इकोनॉमिक्स ईएसआई में जो हमें करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं, फाइनेंस के लिए करंट अफेयर्स, तो ये कैसे आपने कवर किया है? फाइनेंस के लिए तो मैंने पहले जैसे फाइनेंस की पहले बात करते हैं, फाइनेंस का। ओके, फाइनेंस के लिए तो बेसिकली न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता था। तो अगर न्यूज़पेपर में कुछ सर्कुलर है आरबीआई का, या कोई ऐसी न्यूज़ है जो बार-बार राउंड्स ले रही है, तो मैं जाके उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकाल के उसकी एग्जीक्यूटिव समरी या शुरू के 2-3 पेजेस के नोट्स बना लिया करता था। ये फाइनेंस के लिए मैंने अप्रोच फॉलो करी। प्लस यही बेसिकली फाइनेंस में यही आता ही है ज़्यादातर, जो देखा है पिछले सालों का ट्रेंड। तो आरबीआई से रिलेटेड कुछ आ जाएगा, या फाइनेंस से रिलेटेड स्कीम्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मैंने सोशल सिक्योरिटी की थी, उनके नोट्स बनाए थे। उनके 7 साल भी कंप्लीट हुए थे, और वो 7 या 8 साल का कुछ कवरेज हो रहा था, तो वो अच्छे से नोट्स बनाए थे और उस पे आ भी गया था क्वेश्चन। एक 5 क्वेश्चन का सेट था। तो बेसिकली यही अप्रोच रही है कि जो न्यूज़ बार बार राउंड 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 कर रही है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैंने निकाला, और जो भी 3-4 पेज हैं शुरू के, उसके नोट्स बना लिए। अदर देन दैट अफेयर्स क्लाउड से जितना कवर हो सका वो किया। इसके अलावा और कुछ नहीं फाइनेंस के लिए किया। एंड ईएसआई के लिए? ईएसआई के लिए पीआईबी और बिजनेस स्टैंडर्ड दोनों के नोट्स बनाए, और अफेयर्स क्लाउड को फॉलो किया। साथ में स्कीम्स के लिए जो 3 मिनिस्ट्रीज मुझे लगती थी, सोशल जस्टिस, ट्राइबल अफेयर्स एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उनके अपने नोट्स बनाए थे खुद के। और उसके अलावा बाकी एक कंपाइलेशन थी विजन आईएएस की स्कीम्स की, उसको गो थ्रू किया था। और यही बेसिकली यही फॉलो किया। जो बार बार न्यूज़ आ रही थी उसको फिर मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यहाँ भी जैसे कोई रिपोर्ट थी आईएमएफ की या वर्ल्ड बैंक की, तो वो फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैंने वो करी थी। और बहुत से लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर और इसका पीआईबी का क्या रोल है, क्या रोल है। तो अब तो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ क्योंकि मैंने और कुछ किया ही नहीं। बिजनेस स्टैंडर्ड, न्यूज़ पीआईबी और आपका अफेयर्स क्लाउड, ये 3 चीज पढ़ के मेरा 37 या 35 मार्क्स है ईएसआई ऑब्जेक्टिव में। बहुत मतलब आता नहीं है जनरली ईएसआई में। तो पता नहीं, और मुझे पता भी नहीं लगा जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था कि हो रहे हैं, वो होते गए। और एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने कितने मंथ्स का कवर किया इसे? मैंने 8 महीने का कवर किया था फेज 2 के लिए। पर सेलेक्टिव अगेन। ईएसआई एंड फाइनेंस, पीआईबी, अफेयर्स क्लाउड, सब? हाँ। एंड आठ स्कीम्स? स्कीम्स तो वही 8 महीने में जो नए इनिशिएटिव्स आए उनको कवर किया। और उसके अलावा वही 3 मिनिस्ट्री की स्कीम्स करी। और बस, जैसे मिशन लाइफ था वो बार बार न्यूज में था, तो उसको मैंने ओरिजिनल उससे किया था। फिर आपका प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन था लास्ट ईयर, जो उन्होंने लॉन्च किया था, बजट में अनाउंस किया था, उसको भी मैंने वापस फिर से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। एंड सब्जेक्टिव पार्ट के लिए आपने क्या किया, स्टैटिक के लिए? मैंने इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि बहुत साल से लगा ही हुआ था। आंसर्स भी इवेलुएट किए हैं, टॉपिक्स भी पढ़े ही हुए हैं। रमेश सिंह मैंने 19 में पढ़ी थी पूरी। उसके बाद से मैंने लगभग 2 साल आंसर्स इवेलुएट किए हैं, तो मैं हमेशा वो टच में था ही उस टॉपिक के। ऐसा नहीं था कि छूट गया कोई चीज़, हमेशा से टच में था। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आंसर राइटिंग मैंने करी। और एक अनमोल जाधव है, शी हैज़ ऑल्सो गॉट सेलेक्टेड। तो उसको मैंने अपने आंसर्स भेजा करता था। शी यूज्ड टू evaluate एंड गिव मी द फीडबैक। एंड ये आंसर राइटिंग कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये कोई सजेशन? एंड ऑल्सो कैसे, मतलब लिखने का तरीका, कोई कैसे प्रैक्टिस टाइप करे, वो लिखे, हैंड रिटन बनाए नोट्स या ई नोट्स बनाए, तो वो ओके, कैसे practice? तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस तो हम डाल रहे हैं वी लर्न हेयर पे। और इवन मैंने क्या आपको करना है, कैसे लिखना है, वो भी डाला हुआ है। बस रिव्यू आप अपने पीयर्स से करवा सकते हैं, या फिर वो जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है उस पे आपस में ही लोग लोग कुछ 10-20 लोगों का एक ग्रुप बन गया है जो इवेलुएट किए जा रहे हैं सबके आंसर्स। तो और ज़्यादा अच्छा है अगर वहाँ पे आप पोस्ट करें।
और क्या फॉलो करना है थोड़ा मैं डिटेल में बता भी देता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो डिस्क्रिप्टिव में आपको फॉलो करनी चाहिए, जैसे स्ट्रक्चर है। जो आंसर है उसमें स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लैरिटी, फ्लो और कंटेंट, और उसके बाद ग्रामर। तो स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे जो आप जो भी क्वेश्चन है उसका जो जिस्ट है, जो सेंट्रल आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे इंट्रोडक्शन में। फॉलोड बाय बॉडी। बॉडी में एक्चुअल जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस करना है, जो भी उन्होंने पूछा उसको डायरेक्टली एड्रेस करना है बॉडी में। और कंक्लूजन में ओवरऑल समराइज कर सकते हैं या फिर वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। कोशिश ज़्यादा ये करते हैं कि पॉइंट्स में आप लिखें, क्योंकि उसके लिए उसके बाद एग्जामिनर के लिए थोड़ा इजी हो जाता है करना। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। देन कम्स फ्लो। फ्लो का मतलब है कि आप जब एक पैरा से दूसरे पैरा में जंप कर रहे हैं या तीसरे पैरा में जंप कर रहे हैं, तो आपका फ्लो एकदम मतलब सडन चेंज नहीं होना चाहिए। बीच में कोई कनेक्टिंग लाइन होनी चाहिए जिससे आप स्विच करें दूसरे पैरा पे, वो कनेक्ट होनी चाहिए चीजें। देन कम्स क्लैरिटी। क्लैरिटी अगेन ये मतलब है कि आप क्वेश्चन को 2 3 4 बार पढ़ें, और जो एक्चुअल में पूछा गया है ना, कई बार एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, तो उनको उस प्रोपोर्शन में ही आप एक्सप्लेन करें। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पार्ट जो है उसको आपने ओवर एक्सप्लेन कर दिया और दूसरे को जो छोटा सा एक्सप्लेन किया। हो सकता है एग्जामिनर को दोनों बराबर देखने थे या कोई दूसरा वाला ज्यादा देखना था, आपने उसको कम कर दिया। तो प्रोपोर्शन में रखें। और लास्ट में कंटेंट। कंटेंट के बिना तो कभी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। बट क्या होता है, हर कोई पढ़ता है ना, तो कंटेंट सबके पास होता है, उसको आप पोर्ट्रे नहीं कर पाते हैं सही से। तो इसलिए शुरू के 3 कंपोनेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। एंड आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे कि आंसर राइटिंग कब से प्रैक्टिस करना चाहिए? जैसे कि कोई स्टार्ट किया हो 1 साल पहले एग्ज़ाम के या फिर 6 मंथ्स पहले, वो वर्किंग भी हो, वर्किंग कैंडिडेट हो, तो वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कब से शुरू करे? देखो, अगर बेसिकली मेरे को लगता है कि 6 7 महीने पहले शुरू करना है, और एक बार पूरा सिलेबस खत्म करके जो भी 2 ढाई महीने लगेंगे, उसके बाद आप वो नोट्स रख लो जो आपने बनाए हुए हैं, टाइप कर रहे हैं आप डेली के आंसर्स, उनको आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो बाद में। और 3 महीने के बाद आपको फिर डेली प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। जब एक बार सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद आप वीकली वीकेंड्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइपिंग का नया क्वेश्चन लेके। बिकॉज द थिंग इज, जब नोटिफिकेशन आ जाती है उसके बाद इतना ज्यादा चीजें हो जाती हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए करना है, स्कीम्स करनी है, अफेयर्स क्लाउड करना है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, कि हो नहीं पाता है उस समय राइटिंग, ये आंसर राइटिंग और टाइपिंग प्रैक्टिस कहीं साइडलाइन हो जाती है पूरे तरीके से। उसको पहले ही निपटा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। एंड बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आपने ओरिजिनल पीडीएफ से पढ़ा हाँ, है? बजट मैंने ओरिजिनल स्पीच पढ़ी, और पीआईबी में जो समरी आई वो पढ़ी, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़े। और इकोनॉमिक सर्वे में मैंने पीआईबी में जो उसके आर्टिकल्स आए वो न्यूज़पेपर, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा। विजन आईएएस की समरी पढ़ी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बहुत ही बड़ा था, प्लस जब भी आया था तो मैं सोचा नहीं था कि अपीयर होऊंगा या ऐसा कुछ, तो उतना ज़्यादा फोकस किया नहीं। बाद में टाइम कम बचा तो इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़ी। एंड इंग्लिश के लिए? इंग्लिश इंग्लिश के लिए अगेन, अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो जो स्ट्रक्चर और ये वो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी उसमें करेक्ट हो जाती हैं। फिर आपको केवल और केवल सिंपल सेंटेंसेस और ग्रामेटिकल एरर्स पे काम करना है। तो आप सिंपल वर्ड में उसको टाइप करें, और वर्ड आपको रेड करके देगा जो जो गलतियां हैं। ग्रामरली में चले जाएंगे तो वो आर्टिकल्स की भी प्रॉब्लम निकालेगा, ए एंड द, तो वो बहुत कम स्कोर जाता है ग्रामरली में। फिर उतना ज़्यादा भी इनिशियली करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका इंग्लिश पहले से अच्छा है तो आप ग्रामरली पे उसको करो। बट अगर उतना लगता है कि नहीं, एकदम से ग्रामरली में बहुत कम स्कोर आ रहा है, अगर आपको थोड़ा मोरल डाउन हो रहा है वो स्कोर देख के, तो वर्ड पे पहले अपनी जो मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग, टेंसेस, उनको कम करने की कोशिश करो। फिर धीरे 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 आप ग्रामरली पे स्विच कर सकते हैं। वीकेंड्स पे लिखना काफ़ी होगा। मेरे को तो लगता है कि 6 7 भी कोई सेट दे देगा पूरे ऐसे प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन। एग्जाम तक 6 7 बार प्रैक्टिस कर लेगा, 6 ऐसे 7 ऐसे 6 7 प्रेसी 6 7, तो बहुत हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फेज 2, या फिर कुछ और सजेशन आप देना चाहोगे फेज 2 के लिए? फेज 2 के लिए मेरे को यही कहना है कि आप अपने सोर्सेज को लिमिट करें। ऐसा वी लुक लाइक ह्यूमंस, वी आर ह्यूमन, सो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग अंडर द स्काई। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक एनालिसिस करके खुद से
लिमिट करना चाहिए अपने सोर्सेज को। और आपके लिए आपसे अच्छा डिसीजन कोई नहीं ले सकता है। तो यही एक एडवाइस है मेरी। So now what? Now tell me about something about interview. How you covered it means your sources, your profile, you covered your profile, how you made your biodata, and what else you studied. ओके। तो इंटरव्यू ना, ये मेरी दुखती रग थी क्योंकि पिछली बार 15 नंबर थे 50 में से। तो इस बार मुझे लगा कि एक तो मैं बहुत रिलैक्स्ड था इस बार कि हो ठीक है भाई, होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखी जाएगी, ऑलरेडी जॉब कर ही रहा हूँ, इस टाइप से था। प्लस कुछ चीजें ऐड करी मैंने। लास्ट ईयर जो 2019 का मेरा ट्रांसक्रिप्ट था उसको बार बार 3-4 बार पढ़ा और कुछ गलतियां निकाली कि ये चीजें प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं था मैं फाइनेंस के साथ। तो मैंने वो उसके लिए कोर्सेज किए, 2 IMF के कोर्सेज किए थे। 7-8 दिन के कोर्सेज थे। एक फाइनेंशियल इंक्लूजन पे था क्योंकि मेरा फील्ड भी फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज पे था क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक अपकमिंग टॉपिक है तो उसके फाइनेंशियल रिस्क वगैरह का था। ये दोनों चीजें करी। और प्रिपेयर कैसे किया? 4 एस्पेक्ट पे प्रिपेयर किया। एक तो अपना बायोडाटा। बायोडाटा पे मैंने एक 65 क्वेश्चन, 60-65 क्वेश्चन बना लिए खुद से ही कि यहाँ पे वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। तो उनके आंसर्स बनाए, आराम आराम से बनाता रहा। दूसरा, जो मेरा सर्टिफिकेशंस थे जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन, उससे रिलेटेड सब पढ़ लिया जो जो मैं पढ़ सकता था। फिर आरबीआई से रिलेटेड पढ़ा, उसके लिए फंक्शंस एंड वर्किंग पीडीएफ और आरबीआई का जो वेबसाइट है वहां से नोट्स बनाए। मेजर जो पोर्शन था वो फंक्शन एंड वर्किंग पीडीएफ से कवर हुआ। और लास्ट था करंट अफेयर। करंट अफेयर्स पे था ध्यान, वो भी फाइनेंस और आरबीआई ओरिएंटेड जो करंट अफेयर्स हैं। इवन आरबीआई के नोटिफिकेशंस, स्पीचेस, ये सब भी काफी मैं 3-4 महीने के स्पीच और नोटिफिकेशंस पढ़ के गया था। और मेरा इंटरव्यू मोर और लेस इन्हीं लाइंस पे रहा, बेसिकली प्रोफाइल बेस्ड रहा। और फाइनेंशियल इंक्लूजन पे मेरा आधा इंटरव्यू चला और बचा हुआ आधा मेरे करंट जॉब प्रोफाइल पे चला। और उन्होंने वो मेरा जो करंट जॉब प्रोफाइल है डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर का है, तो उन्होंने यूथ उठाया और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी। और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड पूरा जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स वगैरह वो पूछ सकते थे, उन्होंने पूछा। और लास्ट में उन्होंने थोड़ा आरबीआई रिलेटेड पूछने की कोशिश करी, तो उसमें डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्रोस कॉन्स, और साथ में उसका बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चंस पूछे थे। एंड कुछ आप बताना चाहोगे कि लास्ट टाइम जो इंटरव्यू में आपको जो मार्क्स आए थे वो क्या रीज़न हो सकता है? 2 रीजन मुझे लगते हैं, बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आया। पहला रीजन ये था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था मेरे पे पूछा गया, वो ऐसा था कि एक्सपेक्टेड नहीं था उस समय, और एकदम से आया, और उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। तो थोड़ा सा टाइम लगा मुझे गैदर करने में और आंसर करने में, तब तक वो एक इम्प्रेशन हिल गया था। और दूसरा, क्योंकि मेरा कनेक्शन नहीं है फाइनेंस के साथ, दूर दूर तक वहां से कोई लेना देना नहीं था। इन दोनों के अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई इशू रहा हो। एंड आप कुछ रिकमेंड करना चाहोगे इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप अपने नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हो इंटरव्यू में, और वो इट कम्स विद प्रैक्टिस ओनली। तो अगर 5-6 प्रैक्टिस मॉक सॉरी मॉक इंटरव्यूज अगर आप दे सके तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कामनेस आती है, एक पेशेंस आता है उससे। प्लस अगर आप आरबीआई, 2 चीज़ें हैं, अगर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, अभी क्या चल रहा है ओरिजिन से लेके अभी तक। दूसरा, आपको अपने बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ये दोनों चीजें अगर करेक्टली आप पोर्ट्रे कर देते हैं, प्लस इन दोनों के बीच का लिंक, आपकी पर्सनैलिटी और आरबीआई का, अगर ये 3 चीजें कर दी तो मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई ऐसा इशू बचता है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी। एंड आप इतनी कैंडिडेट से बात की हो जो लोग सेलेक्ट हुए इनसे भी, आपको क्या लगता है गैप ईयर कुछ इफेक्ट करता है इंटरव्यू में? गैप ईयर एक हद तक इफेक्ट करता है, अगर आप उसको जस्टिफाई कर पाते हैं या फिर आपके पैशन को जस्टिफाई कर पाते हैं, तो फिर गैप ईयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता नहीं है। एक्चुअली इशू क्या है
कि एज एन इंटरव्यूअर मैंने भी मॉक इंटरव्यूज इस बार लिए थे। तो अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ और मुझे वहाँ पे गैप ईयर दिख रहा है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट मान लिया गया। अगर वहीं उसी बायोडाटा के पेज में, नेक्स्ट पेज में मुझे और कोई पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है, तो पुराना नेगेटिव पॉइंट छिप जाएगा और दे विल टॉक अबाउट दैट पॉजिटिव पॉइंट जनरली। बट अगर वैसा कुछ नहीं है, तो हमको काम करना है कि हम वैसा पॉजिटिव पॉइंट उनको दें। कोई ऐसा सर्टिफिकेशन कर लिया, या आपको आपका पैशन दिखाना है कि जो था गैप ईयर थे, लेकिन नाउ आई एम अ चेंज पर्सनैलिटी और मुझे आना ही आना है आरबीआई में। तो ये अगर आप जस्टिफाई करते हैं, तो फिर बोर्ड बिल्कुल कंसिडर करता है। ओके। और कुछ आप बताना चाहोगे कुछ आप अपनी साइड से बिफोर वी एंड दिस इंटरव्यू, बिफोर दिस वी एंड दिस इंटरव्यू? अ, मैं यही वही 2-4 चीज़ें हैं। देखो, कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है और सेल्फ बिलीफ है, जो हर आदमी के अंदर होना चाहिए। बहुत बार चीज़ें अच्छी होती हैं, चीज़ें खराब होती हैं। 2019 में मेरा आधे नंबर से नहीं हुआ। उसके बाद मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेजर हेल्थ इश्यूज हुए। तो टाइम मतलब सुख दुख चला रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। यू हैव टू कीप योर पेशेंस, यू हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस। मैं धोनी का फैन भी हूँ और इस आइडियोलॉजी को फॉलो भी करता हूँ, और हर्षिता भी रांची से है। तो तो बिलीव इन द प्रोसेस, अपने कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन उस पे लगे रहिए और अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपसे अच्छा आपके लिए और कोई नहीं सोच सकता। अगर आप इसके साथ बढ़ते रहेंगे ना, सेल्फ डाउट नहीं लाएंगे, तो बिल्कुल हर चीज़ पॉसिबल है। ऑल दो, क्योंकि सीट्स बहुत कम हैं और हर आदमी अगर कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और सेल्फ बिलीफ के साथ बढ़ेगा, तो भी कुछ लोग होंगे जो नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे। उनके लिए मुझे यही बोलना है कि अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, तो मेरा तो यही सजेशन है कि अगर आप वर्किंग हैं तो ज़्यादा अच्छा है अगर आप उस समय प्रिपेयर करें, बिकॉज आपके पास एक बैकअप है। और अगर नहीं है, तो आप और भी एग्जाम्स दे सकते हैं साइड बाय साइड, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट आता है हर एक बंदे की लाइफ में, और उस सैचुरेशन पॉइंट के बाद चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं और होती चली जाती हैं। बहुत से लोग आप देखेंगे कि 4-5 साल तक एग्जाम नहीं निकल रहा है, इवन प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है, और एक साथ उनके 3-4-5 एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है, वो एक सेचुरेशन आ जाता है, उसके बाद उनका जो हार्डवर्क है वो पे करता है। तो यही है। और मुझे अपने केस में भी यही लगता है कि 2019 में मैंने जितनी प्रिपरेशन करी थी, उसका 40% भी मैंने इस बार नहीं करी, 30% भी। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो प्रिपरेशन थी उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स और बाकी सारी चीज़ें क्लियर थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा चीज़ें ग्रैस्प करने में, और मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था, उसके बाद भी हो पाया। Okay. Thank you so much, Atul sir. And so we should end this interview now. अरे मैं जूनियर हूँ, अब मेरे को सर्वर नहीं बोलना है ऐसा, मैडम बोलूंगा मैं अब। Okay. Thank you so much for giving your time. Thank you. ओके, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए।